हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन इंडियन पीनल कोड। प्रीवियस लेक्चर में हमने कल्पेबल होमिसाइड मर्डर को समझा, उनके डिफरेंसेस को समझा, पर हमने मर्डर की जो डेफिनेशन थी वो इंग्रेडिएंट्स तक ही समझी थी। उसके जो एक्सेप्शंस थे उन्हें नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमारा जो लेक्चर का पर्पस था वो 299 और 300 को समझना था और उनके बीच के डिफरेंसेस समझना था। आज हम 300 के आगे की डेफिनेशंस जो है वो एक्सेप्शंस को समझेंगे, और अगर आपका केस इन एक्सेप्शंस में आता है तो हमने ये देखा था कि उसको पनिश 304 में किया जाएगा, जो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट्स देता है। सो व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कब ऐसे केसेस में होते हैं जब कल्पेबल होमिसाइड होता है, वो मर्डर नहीं होता है? तो आपको 5 एक्सेप्शंस मिलते हैं 300 के अंदर। वो कुछ ऐसे होते हैं: ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जब आप प्राइवेट डिफेंस का राइट अपना एक्सीड करते हैं, जब पब्लिक सर्वेंट को अपनी पब्लिक ड्यूटी को एक्सीड करते हुए कोई डेथ कॉज करता है, जब सडन फाइट होती है, झगड़ा होता है, हीट ऑफ पैशन में आपने कोई मृत्यु कारित कर दी, या फिर जब कोई व्यक्ति अपने कंसेंट के साथ उस मृत्यु को लेता है, अपने ऊपर मृत्यु फेस करता है। सो हम देखते हैं कि इनके अंदर कहा क्या गया है। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सो person is deprived of self control due to grave and sudden provocation and causes the death of the person who caused such grave and sudden provocation or of any other person by mistake or accident। तो यहाँ पर अक्सर लोग भूल जाते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या लिखा गया है। अगर मैं किसी और व्यक्ति की भी मृत्यु कारित करता हूँ ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में, तो वहाँ पे मैं मर्डर के लिए दोषी होऊंगा अनलेस इट वॉज बाय एक्सीडेंट और मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, अमन और नमन के बीच में झगड़ा चल रहा था ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में। अमन जो था नमन के ऊपर अटैक कर रहा था, और वहाँ पर ही अमन का छोटा भाई बमन बैठा हुआ था सोफे पे घर में कोने में डर के। तो नमन क्या करता है, नमन उसके ऊपर गोली लगाता है, गन पॉइंट करता है और उसको शूट करके उसको मार देता है। और जब कोर्ट में केस जाता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि सर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के चलते मैंने ऐसा किया था। तो क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि अगर आप किसी और व्यक्ति की डेथ कॉज करते हो तो इट शुड बी बाय एक्सीडेंट और मिस्टेक। आपने एक्सीडेंट और मिस्टेक के थ्रू अगले व्यक्ति की मृत्यु कारित करी, पर यहाँ पर उसके भाई को जब मैं मार रहा हूँ तो मेरा पूरा इंटेंशन था उसकी मृत्यु कारित करने का। अगर फैक्ट कुछ ऐसा होता कि नमन ने अमन के ऊपर गोली चलाई होती और बमन पीछे खड़ा होता और गलती से उसे लग जाती, तब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मैं उसकी मृत्यु कारित करने के लिए मर्डर में लायबल नहीं होता, वेरेज जहाँ पे मेरी इंटेंशन थी तो मैं लायबल होऊंगा। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होता है। ये पढ़ते पढ़ते अक्सर आपसे चूक जाता है, आप इसे समझ नहीं पाते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड प्रोवोकेशन इज नॉट वॉलंटरीली सॉट। अब ये स्वेच्छाया नहीं होना चाहिए जो प्रोवोकेशन है। मैं ही, जो नमन होता है वही अमन को गाली गलौज करता है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है और वो अटैक करता है, और फिर आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उसको मार देते हो, तो आप यहाँ पे बच नहीं सकते हो। रीजन बिंग आप ही ने प्रोवोक किया था। अगर आप ऐसा इंसिडेंट्स करते ही नहीं पहले आपके पॉइंट पे, अगर आप गाली वगैरह देते ही नहीं तो आप प्रोवोक करते ही नहीं अगले को, तो यहाँ पे वॉलंटरीली स्लॉट था। अमन अब्यूजेस बमन, फाइट होती है तो यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते अपना राइट अगर आपने मौत कारित करी है, क्योंकि आपने वॉलंटरीली सीक किया था। प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ लॉ। कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आया वारंट लेके, कोर्ट ने वारंट जारी किया और आपको अरेस्ट करने पुलिस वाला आया और आपने उसकी मृत्यु कारित कर दी, ये सोच के कि भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया, वो मुझे पकड़ के कैसे ले जा रहा है। तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट था वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, इन दी ओबीडियंस ऑफ लॉ अपना काम कर रहा था, तो ये प्रोवोकेशन में काउंट नहीं होगा और ये आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं दिलाएगा। फिर इट इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब क्या होता है कि नमन था एक चोर, वो अमन पे अटैक करता है चाकू लेके और उसका वॉलेट मांगता है। अब यहाँ पे अमन जो होता है उसके पास पेपर स्प्रे होता है, पेपर स्प्रे वो नमन की आंखों में डाल देता है, और जो नमन होता है वो पेपर स्प्रे जाने की वजह से चाकू चलाता है जोर जोर से, और चाकू जो होता है वो नमन के लग जाता है और नमन की यहाँ पे, अमन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो क्या नमन जो है यहाँ पे वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकेगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का? तो वो नहीं कर सकेगा। रीजन बिंग इट इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सामने वाले व्यक्ति ने जब आप पे पेपर स्प्रे किया तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट अपना रहा था, वो उसका राइट था, वो उसकी एक्सरसाइज कर रहा था। तो उसके राइट की वजह से आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मेरा जो था एक्सेप्शन वो अराइज हो जाता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के चलते मैं उसे मार दूं, क्योंकि गलती तो आप ही की थी, ऑफेंस तो आप ही कमिट कर रहे थे, तो ये यहाँ पे कवर्ड होगा। एक्सप्लेनेशन वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन इनफ इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो जो आपका प्रोवोकेशन था वो क्या इतना सीरियस था कि वो ग्रेव हो सकता है, सडन हो सकता है, जिसकी वजह से आप मृत्यु कारित कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ठीक है। ये केस टू केस डिपेंड करेगा और केस टू केस डिफर भी करेगा। KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के अंदर ऐसा ही कुछ था, आपने इस केस के बारे में सुना होगा। तो केस के अंदर जजमेंट में ये कहा गया था कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं है। जो वाइफ होता है, जिस वाइफ का जिस व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा होता है, तो नानावटी जब उसको जाके शूट करता है तो नानावटी के पास में इस इन्फॉर्मेशन के बाद में शूट करने जाने तक से पहले 3 घंटे का समय होता है। तो 3 घंटे का समय व्यक्ति को कूल डाउन होने में काफ़ी होता है। तो कोर्ट ने कहा था कि सिंस इंटरवल वॉज देयर टू कूल डाउन, आप यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्लेम नहीं कर सकते। रीजन मीन यहाँ पे आपको लिखा ही सडन है,
तो बात सडन रही ही नहीं। जब 3 घंटे का आपको कूल डाउन का टाइम मिल गया तो वो आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, सिंस इट वॉज नॉट सडन इनफ। मुथ्थू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें क्या कहा जाता है कि कॉन्स्टेंट डेप्रिवेशन एंड हैरेसमेंट, डेप्रिवेशन और हैरेसमेंट की वजह से भी आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो सकते हो, और उसके चलते अगर आप डेथ कॉज करते हो तो ग्रेवेंस सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन आपको दिलाएगी। एक और केस होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो उसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी वाइफ को दूसरे व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखता है और वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो अगेन ये जो ऑफेंस होता है वो मर्डर नहीं होता है, सिंस ग्रेवेंस सडन प्रोवोकेशन होता है। तो कोर्ट ये हेल्ड करता है कि ऐसे फैक्ट्स के अंदर भी ग्रेवेंस सडन प्रोवोकेशन वैलिड रहेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव और सडन इनफ, ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी दे दिया जिससे आपको इसके ऊपर क्लैरिटी भी आ गई होगी। बात क्या ध्यान रखनी है, एक्सीडेंट या मिस्टेक में दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करी तो भी चलेगा, इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए, प्रोविजियोस थे, वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, ओबीडियंस ऑफ लॉ के चलते कुछ नहीं किया होना चाहिए, या फिर प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज में नहीं होना चाहिए। केसेस हमने पढ़ लिए, तो ये था हमारा पहला एक्सेप्शन। जो हमारा दूसरा एक्सेप्शन आता है वो होता है जब व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर जाता है। तो हमने सेक्शन 101 और 104 में पढ़ा था कि बॉडी और प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर आप प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो तो किन केसेस के अंदर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। तो 100 और 103 में तो आप डेथ कॉज कर सकते हो, और उनके अलावा अगर कोई ऑफेंस है, किसी और नेचर का ऑफेंस है, तो आप उसमें डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, पर अदर टाइप का हार्म आप कॉज कर सकते हो। तो आप अदर टाइप का हार्म कॉज करते हुए आपने अगले की मृत्यु कारित कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाता है। अब आप इसके चलते अगले व्यक्ति को धक्का देते हो ताकि आप वहाँ से जा सको, क्योंकि आपका राइट है वहाँ से जाने का, और फिर मामला गरमा जाता है और आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु ही कारित कर देते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास 101 के अंदर डेथ के अलावा कोई भी और हर्ट कारित करने का राइट जरूर था, लेकिन आपने यहाँ पे डेथ कारित कर दी, डेथ कॉज कर दी, तो प्राइवेट डिफेंस जो था वो आपका एक्सीड कर गया। आपका जो हक था, आप सिर्फ हर्ट कॉज कर सकते थे, डेथ कॉज नहीं कर सकते थे, डेथ के अलावा कुछ भी कर सकते थे आप, पर आपने डेथ कॉज कर दी तो आपने अपना राइट एक्सीड किया। तो जब आप ये राइट एक्सीड करते हो तो ये मर्डर नहीं होता है, ये कल्पेबल होमिसाइड होता है, ये मर्डर के एक्सेप्शन में आ जाता है और आपको पनिश फॉर कल्पेबल होमिसाइड किया जाता है। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड्स एंड डेथ इज कॉज्ड विदाउट प्रीमेडिटेशन एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन नेसेसरी। मोर हार्म देन नेसेसरी करने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था, आपने धक्का दिया, उसने भी आपको धक्का दिया, और फिर आप इतना हीटअप हो गए कि आपने उसे बहुत मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो आपकी इंटेंशन नहीं थी और प्रीमेडिटेशन भी नहीं था कि मैं सामने वाले की मृत्यु कारित करूंगा। नाथन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसके अंदर ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड जो होता है टेनेंट को जबरदस्ती अपने घर से, मकान से निकाल के खाली करवाना चाह रहा होता है। टेनेंट सेल्फ डिफेंस में, हाथापाई हो जाती है उनके बीच में थोड़ी, तो टेनेंट सेल्फ डिफेंस में लैंडलॉर्ड की गलती से मृत्यु कारित कर देता है, हु वाज फोर्सफुली एविक्टिंग हिम। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड माना गया, मर्डर नहीं माना गया। रीजन बीइंग 101 की एक्सरसाइज में उसने जो अपना राइट था प्राइवेट डिफेंस का उसको एक्सीड किया, सिंस ये जो लैंडलॉर्ड था फोर्सफुली उसे रिमूव कर रहा था, तो ये जो था ये डेथ या ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन कॉज नहीं करता। तो इसके अंदर 100 का एक्सेप्शन आप नहीं क्लेम कर सकते थे कि डेथ कॉज कर दी। तो आपने 101 में अपना राइट एक्सीड किया और राइट के चलते आपने सामने वाले की मृत्यु कारित कर दी। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है। ओके, अगला जो हमारा केस आता है वो होता है पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस exceeds the power given by law and causes death by doing an act in good faith which he believes to be necessary for the discharge of his duties without ill will। तो इसको मैं आपको एक केस के थ्रू समझाता हूँ। दुखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसके अंदर केस ऐसा था कि रेलवे पुलिस फोर्स का एक जवान होता है और वो एक चोर को पकड़ रहा होता है, चोर भाग जाता है, तो वो चोर के ऊपर गोली चलाता है, उसे शूट करता है, और गोली जो होती है एक फोरमैन, रेलवे पे फोरमैन होते हैं जो काम कर रहे होते हैं ट्रैक्स के ऊपर, उसे लग जाती है और वो मर जाता है। तो इसके अंदर कोर्ट कहता है कि दुखी सिंह भाई साहब ने कल्पेबल होमिसाइड किया होता है, मर्डर नहीं किया होता है। अब आप सोचेंगे कि थीफ को पकड़ना तो उसके लिए गोली चलाई, तो यार ये तो सेंसिबल होता है अगर क्रिमिनल भाग रहा है तो जब आप सेक्शन 46 सीआरपीसी का पढ़ेंगे ना, वहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ ऐसे ऑफेंसेस में ही डेथ कॉज की जा सकती है विच आर पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो अगर अनलेस इतना सीवियर ऑफेंस हो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो जो थेफ्ट का पनिशमेंट होता है उसकी मैक्सिमम सेंटेंस ही 7 साल होती है या फिर 10 साल किन्हीं केसेस के अंदर, जो आप 379, 380, 381 में पढ़ेंगे। तो अगर थेफ्ट का कोई केस है तो उसमें आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, रीजन बीइंग इट इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो यहाँ पे उसने डेथ कॉज कर दी, तो यहाँ पे माना गया कि आपने कल्पेबल होमिसाइड कॉज की। आपका पर्पस क्या था, आपका ऑब्जेक्ट क्या था, डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज, आपको पकड़ना था चोर को, लेकिन विदाउट इलविल, कोई इलविल भी नहीं थी, पर आपने सामने वाले दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। तो पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी पावर को एक्सीड किया, जो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी उसको शूट करने की, उसने शूट किया और कोई व्यक्ति मर गया, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड होता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है डेथ इज कॉज्ड इन अ सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन। अचानक से दो लोगों के बीच में क्वारल हुआ, लड़ाई हुई और दोनों ने लड़ते लड़ते किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई।
विदाउट द ऑफेंडर हैविंग अनड्यू एडवांटेज और एक्टिंग इन अ क्रूअल मैनर। अनड्यू एडवांटेज क्या होता है कि एक व्यक्ति था, सामने 10 व्यक्ति थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ और एक की मृत्यु कारित कर दी, ये अनड्यू एडवांटेज है। अनड्यू एडवांटेज क्या हुआ, अगर आपके पास वेपन है, सामने वाले के पास वेपन नहीं है और आपने सामने वाले की मृत्यु कारित कर दी, ये अनड्यू एडवांटेज है। एक्टिंग इन अ क्रूअल मैनर, क्रूअल मैनर कैसे होता है कि आपने ऐसे ऐसे नेचर की इंजरीज दी जिससे पता पड़ता है कि आपका इंटेंशन क्रूअल था। फॉर एग्जांपल आपने फेस डिसफिगर कर गया, उसको मारने के बाद में इतना मारा कि उसका फेस डिसफिगर हो गया, तो यहाँ पे क्रूअल मैनर दिखता है और इससे पता पड़ता है कि आपका इंटेंशन था ऐसा कुछ करने का और आप मर्डर के लिए लायबल होंगे। अनलेस ऐसा हो, आपका जो ऑफेंस होगा वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, सडन फाइट में अगर आपने मृत्यु कारित की है हीट ऑफ पैशन में, विदाउट इल विल और नॉट इन क्रूअल मैनर, तो वहाँ पे आप बच जाओगे, आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा फोर्थ वाले। फिर आता है पर्सन हुज डेथ इज कॉज सफर्स डेथ विद हिज ओन कंसेंट एंड ही इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स क्या होता है, क्वालिटी ऑफ कंसेंट जस्टिफाई करने के लिए हमने एक एज बना रखी है 18 ईयर्स की, उससे नीचे वाला जो कंसेंट होगा वो क्वालिटी वाला नहीं होगा, उसे माना नहीं जाएगा। तो 18 साल से बड़ी उम्र का आदमी जब कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ और उसकी कंसेंट के साथ ही उसको एक्ट किया जाता है जिससे उसकी मृत्यु होती है, तो वो यहाँ पे मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होंगे। विजय सागर एक 1985 का केस था, उसके अंदर एक व्यक्ति अपने स्टेप फादर की मृत्यु कॉज कर देता है। स्टेप फादर जो होते हैं काफ़ी बुजुर्ग होते हैं और वो स्वेच्छा कंसेंट के साथ में मरना चाहते हैं और जो उनका बेटा होता है उनकी मृत्यु कारित कर देता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन का बेनिफिट ग्रांट किया गया था। विजय सागर वर्सेस 1985 का केस था। अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत प्रोमिनेंट केस है, इसके अंदर पासिव यूथेनेशिया को जस्टिफाई कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। मेडिकल कमेटी को बनाया जाएगा, जो हाईकोर्ट होगा एक मेडिकल कमेटी फ्रेम करेगा। मेडिकल कमेटी अपनी ओपिनियन देगी कि क्या व्यक्ति को यूथेनेशिया करने का हक दे देना चाहिए, क्या उसको पैसिवली मरने देना चाहिए यूथेनेशिया के थ्रू, लाइफ सपोर्ट से हटा देना चाहिए। अब हाँ, पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, तो जब एक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए लाइफ सपोर्ट पे रखा जाता है और लाइफ सपोर्ट हटाते उसकी मृत्यु होगी, तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है उसे उस लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए, टू रिमूव हिम फ्रॉम दैट लाइफ सपोर्ट, उसे कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। कि जैसे ही व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट से हटाया जाएगा वो मर जाएगा, वो खुद के सिस्टम के ऊपर, खुद की बॉडी और खुद की फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर जी नहीं सकेगा। तो ये होता है पैसिव यूथेनेशिया। हाईकोर्ट एक कमेटी सेटअप करेगा मेडिकल बोर्ड की, वो मेडिकल बोर्ड की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बेसिस पे हाईकोर्ट डिसीजन देगा कि पैसिव यूथेनेशिया परमिट किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये था अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अब क्या होता है कि आजकल एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई व्यक्ति जो जीवित है वो अपनी विल में, अगर व्यक्ति सेन माइंड का है, फिजिकली फिट है, तो वो विल बनाता है। विल के अंदर वो ये कह सकता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि मुझे आपको लाइफ सपोर्ट पे रखना पड़ जाए तो आप मुझे लाइफ सपोर्ट से हटा देना, पैसिव यूथेनेशिया कर देना मेरा, तो आप विल के अंदर भी ऐसा लिख सकते हो। तो अब हमने क्या पढ़ा, 5 हमने एक्सेप्शंस देख लिए 300 के। तो एक्सेप्शंस क्या थे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हमने अच्छे से समझा, केसेस देखे। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के हमने अंदर देखा कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करी या दूसरे व्यक्ति की बाय एक्सीडेंट और मिस्टेक, और उसके हमने प्रोविजो देखे कि वॉलंटरी नहीं होनी चाहिए, ओबीडियंस ऑफ लॉ में नहीं होना चाहिए, या प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है कि जब व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए उसे एक्सीड कर जाए, नैथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस देखा। फिर हमने क्या देखा, जब पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी को एक्सरसाइज करते हुए अपनी पावर्स को एक्सीड कर जाए, तो दुखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया। फिर हमने देखा कि चौथे के अंदर कि डेथ इज कॉज्ड बाय अ सडन फाइट, सडन फाइट में आपका क्रूअल मैनर नहीं था और अनड्यू एडवांटेज नहीं था, तो कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं होगा। लास्ट में हमने देखा कि जो डेथ है वो कंसेंट के साथ में कॉज की गई है। और विजय सागर का केस हमने देखा, अरुणा शानबाग के केस में पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया गया था, उसे हमने देखा। मेडिकल कमेटी के बारे में समझा कि वो फॉर्म होगी और वो हाईकोर्ट को ओपिनियन देगी। फिर हमने देखा कि विल भी अब आप बना सकते हो, ये कहते हुए कि मुझे लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए अगर ऐसी जरूरत पड़े तो। अब हम मूव ऑन करते हैं कि पनिशमेंट्स क्या होते हैं मर्डर के और कल्पेबल होमिसाइड के। मैं पनिशमेंट अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम आगे मूव ऑन करते हुए पनिशमेंट्स को समझेंगे और हम देखेंगे कि डेथ पेनल्टी जो होती है वो कब दी जा सकती है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है और आज के केसेस के द्वारा क्या इंटरप्रिटेशन की जाती है डेथ पेनल्टी के ऊपर। तो पनिशमेंट फॉर मर्डर, तो मर्डर के लिए सिर्फ 2 पनिशमेंट है, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। फाइन दिया ही जाएगा, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ केस टू केस बेसिस पर डिफर करेगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा तो डेथ, अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, डेथ इज कॉज विद इंटेंशन। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं। पहला इंटेंशन के साथ 299A और 299B जो बात करते हैं वो इंटेंशनल एक्ट की बात करते हैं और 299C नॉलेज की बात करता है। तो नॉलेज जो होता है इंटेंशन से लेसर होता है, इंटेंशन जो होता है वो ग्रेव होती है, मेंस रिया की ग्रेटर स्टेज होती है, तो उसको पनिश भी ज़्यादा पनिशमेंट के साथ किया जाता है। इंटेंशन के साथ में आपने ऑफेंस किया तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 ईयर्स के साथ में आप फाइन दे सकते हो। डेथ है जो नॉलेज के साथ कॉज की गई है तो 10 ईयर्स या फाइन या बोथ। तो आप जैसा देख रहे हो कि सीरियस पनिशमेंट ज़्यादा यहाँ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, 10 ईयर्स भी हो सकता है मैक्सिमम, वेरेज यहाँ पे मैक्सिमम 10 ईयर्स है, यहाँ पे मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है। 10 ईयर्स
और फाइन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप 10 ईयर्स भी दे सकते हो अगर कोई केस ऐसा लगता है कि जहाँ पे सिर्फ फाइन भी दिया जा सकता है, और बोथ, तो ये आपके पनिशमेंट के प्रोविजंस हो गए। अब हम देखते हैं कि डेथ पेनल्टी के ऊपर क्या बात की गई है जुडिशियल डिसीजंस के अंदर। तो डेथ पेनल्टी इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स केसेस अंदर सेक्शन 302, ये हमको पता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर ही डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब वो केसेस होते क्या है, तो वो इन जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू हमें समझ में आएगा। सबसे पहले केस उठा था जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इसके अंदर डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए ये कहा था कि अगर डेथ पेनल्टी दी जा रही है तो वो वैलिड है, ये डिपेंड करेगा जज के डिस्क्रिशन पे और ये केस टू केस डिफर करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। इट वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ जजेस। कोर्ट ने यही कहा कि जजेस के पास डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी कि डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करनी है या नहीं करनी है, केस टू केस बेसिस के ऊपर डिफर करेगा। आगे सवाल आया कि ये जज डिटरमाइन कैसे करेंगे कि डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं देनी है। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आता है, इशू क्या रेज हुआ था, व्हेन शुड द डेथ पेनल्टी बी अवॉर्डेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर ही डेथ पेनल्टी अवॉर्ड होनी चाहिए। तो अब अगला सवाल लाजमी यही होता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते क्या है। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तो हमारा जनरल रूल है, डेथ पेनल्टी हमारा एक्सेप्शन है। अब हम देखते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या होते हैं। तो मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डिटरमाइन किया गया। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ केसेस चलती आ रही है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बताई, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बताया कि डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन के बाद पूछा कि डिस्क्रिशन कैसे होगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर आप दोगे। अब अगला सवाल उठता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते क्या है। तो वो आपको मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में मिलता है। कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, तो आपको कंसिडर करना होगा कि किस मैनर में आपने ऑफेंस किया है। अगर कैसे आपने ऑफेंस किया है कैसे पता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम देखते हैं जो हमारा मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस था, जो निर्भया रेप केस था, उसके अंदर जो रेप था वो इतना ज़्यादा हीनियस था, उसका सोशल इंपैक्ट इतना बड़ा था कि आपको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करनी पड़ी। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर नेचर का केस था। रेप के ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनमें डेथ हो जाए तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। पर उनमें से भी ऐसा केस जो सारी क्रूएल्टी की और सारी ग्रूसमनेस की हदें पार कर दे, वैसा एक केस हमने देखा था निर्भया वाला। तो कैसे आप डिटरमाइन करेंगे मैनर, कैसे आपने ऑफेंस किया है। तो जब आप उस ऑफेंस की निटी-ग्रिटी में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितना ग्रूसम ऑफेंस था वो। तो वो एक केस होता है। फिर आता है मोटिव ऑफ ऑफेंडर। तो ऑफेंडर का क्या मोटिव होता है वो ऑफेंस करते हो, उसको भी आप देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कैरेक्टर ऑफ अक्यूज्ड का कोई एंटीसीडेंट्स है क्या, अक्यूज्ड ने पहले भी ऐसे ऑफेंसेस किए हैं क्या, तो ये आप देखेंगे। और सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट किसी ऑफेंस का, तो जैसे निर्भया केस था तो उसका सोशल इंपैक्ट बहुत ही बड़ा था, पूरे देश में चला था। तो ये था मच्छी सिंह का केस। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सीरीज़ है दिल्ली क्राइम्स करके। दिल्ली क्राइम्स का फर्स्ट पार्ट के अंदर निर्भया केस से ही एक्सक्लूसिवली डील किया गया है। तो अगर आपको समझना है कि कितना सीरियस ऑफेंस था और डेथ पेनल्टी कैसे दी गई, तो आपको सीरीज देखनी चाहिए। आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता पड़ेगा, माइनर क्या होते हैं उनके बारे में पता पड़ेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को आप समझ पाएंगे, तो आप ऐसे लॉस को रिलेट कर पाएंगे। ऐसा कोई भी इशू अगर उसके ऊपर कोई मूवी आती है, सीरीज आती है, तो आपको देखनी चाहिए, जिससे आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हो तो आप उसको रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया एक केस का, तो आप वो सीरीज जरूर देखना अगर आपको समय मिले तो। दिल्ली क्राइम्स पार्ट 1, ठीक है। मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो देयर मस्ट बी स्पेशल रीजंस टू बी स्टेटेड। जब आप डेथ पेनल्टी देते हो तो आपको स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जजमेंट्स का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रोविजन स्पेसिफिकली डील करता है, ये बात कही जाती है कि जजमेंट जब आप दे रहे हो, जो पनिशमेंट आप अवॉर्ड कर रहे हो डेथ पेनल्टी, तो उसका एक आपको स्पेशल रीजन देना पड़ेगा कि इस रीजन की वजह से हम इसको डेथ अवॉर्ड कर रहे हैं। अगला केस होता है मुकेश एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी दिल्ली। 2013 का ये केस है और मैंने इसी का भी आपको ब्यौरा दिया था। वेयर ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं डेथ इज कॉज्ड इन क्रूअल मैनर। तो जब आप निर्भया का केस देखते हो तो बहुत क्रूअल मैनर में, बहुत ग्रूसम, बहुत खराब तरीके से डेथ कॉज की गई थी। फिर सच इंसिडेंट हैज ह्यूज सोशल इंपैक्ट, तो तब डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो सोशल इंपैक्ट भी बहुत था, नेशन वाइड आउटरेज थी, बहुत ज़्यादा आउटरेज थी, उसकी वजह से ही तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स हुए। जो रेप के ऑफेंसेस थे उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जैसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो एक ऑफेंस जिसका इतना बड़ा नेशनल इंपैक्ट रहा है, तो उस केस के अंदर आपने डेथ पेनल्टी दी तो वो वाजिब थी, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बन गया उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो ये थे हमारे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के केसेस। ये 5 आपको लिखने ही जब आपसे पूछा जाए कि आप डेथ पेनल्टी एक्सप्लेन कीजिए। अब हम देखते हैं कि आज 2022 में क्या हालत है डेथ पेनल्टी की, क्योंकि आप ऐसा देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस और डेवलप्ड कंट्रीज में डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया गया है और अक्सर इंडिया पे प्रेशर डाला जाता है कि आप भी अबॉलिश कीजिए। पर टाइम एंड टाइम अगेन लॉ कमेटी जो होती है, लॉ कमीशन इंडिया की, और गवर्नमेंट जो होती है उस डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करती है, ये कहते हुए कि आज भी ये डिटरेंस का काम करते हैं और इंडिया इतना डेवलप नहीं है कि इसे रिमूव कर दिया जाए। सिंस इट इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ डिटरेंस, तो डेथ पेनल्टी का कुछ ऑफेंसेस में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं अभी क्या चल रहा है। तो करण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, करण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो एक प्रोजेक्ट 39A करके ग्रुप है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का, वो
अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं कोर्ट में, लिटिगेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जब आप डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर रहे हो ना, तो जो अक्यूज्ड है उसकी मेंटल स्टेट का एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाए, जिससे आपको असेस करने में मदद मिलेगी क्या उसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, क्या वो सेन माइंड का है या फिर कोई प्रॉब्लम से तो नहीं जूझ रहा है जिसके चलते उसने ऑफेंस किया था। तो टू प्रोवाइड फॉर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन बिफोर अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी, करन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट 39A जो नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली का इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसने रोल निभाया था इसके अंदर, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए सिंस ये जनरल नॉलेज का भी एक पार्ट है। तो ये 2022 का ही केस था, ये मैंने आपको बताया। फिर देखते हैं मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2022 का एक और केस है। तो जब डेथ पेनल्टी दी जाती है ना, तो कोर्ट को मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करने होता है। अब ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? डेथ पेनल्टी को मिटिगेट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक कन्वर्ट करने में अगर कोई सर्कमस्टेंस हेल्प करता है तो कोर्ट को ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही मिलती है डेथ पेनल्टी, और लाइफ इंप्रिजनमेंट जो होता है वो जनरल रूल होता है, वेयरएज डेथ पेनल्टी एक्सेप्शन होती है। मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकता है? एज ऑफ अक्यूज्ड, अगर अक्यूज्ड कम उम्र का है, 20-22 साल का है, उसने मर्डर कर दिया, हीनियस मर्डर किया है और उसको आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि ये बहुत यंग है और आगे बहुत स्कोप है कि ये सुधर सकता है, ये अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकता है और एक बेहतर इंसान बन सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर आपकी ओपिनियन बनती है तो आपको ये देखना पड़ेगा फैमिली बैकग्राउंड, उसका व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रॉडन है और उसके पास खाने पीने को ही कुछ नहीं है, तो वो ऐसी सिचुएशन में आदमी ऑफेंस करने के लिए मजबूर हो जाता है। अभी जस्टिफिकेशन नहीं है ऑफेंस करने का, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ऑफेंस करने का, पर ये आप कंसिडर कर सकते हो डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट देते वक्त। एंटीसीडेंट्स इफ एनी, क्या पहले के कोई प्रायर आपके कन्विक्शंस रहे हैं? तो प्रायर्स कहते हैं यहाँ पे एंटीसीडेंट्स को। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, व्यक्ति की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, कंडीशंस क्या है। फिर सर्कमस्टेंसेज इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, ऑफेंस के फैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे कि कैसे हालात में ऑफेंस किया गया था। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जैसा हमने पहले पढ़ा, व्यक्ति का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी किया जाना चाहिए। तो ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज आपको देखना है। तो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करते वक्त रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जब डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेंगे तो उसमें एक और चीज़ आपको अब देखनी पड़ेगी, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया गया, फिर कोर्ट ने बोला बच्चन सिंह में कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दोगे, मच्छी सिंह में बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते क्या है, और अब बताया जा रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के बाद भी आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है डेथ पेनल्टी का जूरिस्प्रूडेंस, और डेथ पेनल्टी को नैरो करा जा रहा है कि अब डेथ पेनल्टी जो है कम केसेस में दी जाए, उनको बहुत नैरो डाउन करा जा रहा है। तो ये नैरो डाउन का तरीका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो रेफरेंस लिया है, इन रेफरेंस फ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेशन सर्कमस्टेंसेस टू बी कंसिडर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, एक 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, 5 जजेस बेंच को अपना एक जो केस था जो था सुओ मोटो हियरिंग, सुओ मोटो रेफरेंस जो उन्होंने लिया था कि जो मिटिगेशन सर्कमस्टेंसेस है उनकी गाइडलाइंस बनाया जाए। तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना सर्कमस्टेंसेस, उनकी एक गाइडलाइन बनाया जाए प्रॉपर, जो सभी कोर्ट्स को फॉलो करनी पड़ेगी नेशन वाइड। तो उसके ऊपर एक ये केस है, तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस। तो इस केस का अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है, विथ टाइम इसका जब डिसीजन आएगा तो हमारे पास गाइडलाइंस अवेलेबल होंगी जो सभी कोर्ट्स को फॉलो करनी होगी। तो ये है करंट जूरिस्प्रूडेंस डेथ पेनल्टी की। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को हमने समझा और अब हमने देखा कि नैरो कैसे होती जा रही है डेथ पेनल्टी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया 300 के एक्सेप्शंस को, 5 एक्सेप्शंस थे। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करना। तीसरा, जब आप लॉ सर्वेंट होते हो, पब्लिक सर्वेंट होते हो तो अपनी लीगल ड्यूटी को एक्सीड कर जाते हो। सडन फाइट, और 5वां होता है विद कंसेंट, अगर आप डेथ सफर करते हो तो। इनके केसेस हमने देखे, इनके प्रोविजंस को हमने अच्छे से समझा। इसके बाद में हमने पनिशमेंट देखी कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड को 3 डिग्री में बांटा जा सकता है। ग्रेवेस्ट होता है जो 300 के अंदर मर्डर आता है, 302 में आप उसको पनिश करते हो। सेकंड होता है वो 299 के ए और बी जो इंटेंशन को कल्पेबल बताता है, उसकी पनिशमेंट 304 के पार्ट 1 में है। 304 के पार्ट 2 में 299 के सी की जो 3rd डिग्री का कल्पेबल होमिसाइड है उसकी पनिशमेंट है। पनिशमेंट देखी, फिर हमने समझा कि भाई पनिशमेंट्स के बाद में जब आप डेथ अवॉर्ड करते हो तो डेथ कब अवॉर्ड होती है, सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन ऐसे हुआ, पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अपहेल्ड की गई जगमोहन के केस में। बच्चन सिंह में बताया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर आप डेथ पेनल्टी दोगे। मच्छी सिंह में बताया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होंगे। मोहिंदर सिंह के केस में बताया कि आपको आंसर देना पड़ेगा, अगर आप कोई रीजनिंग देनी पड़ेगी डेथ पेनल्टी के लिए। मुकेश एंड अदर्स में बताया कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। करंट जूरिस्प्रूडेंस क्या है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसके लिए हमने 3 केस पढ़े, करन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन रीफ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेशन सर्कमस्टेंसेस टू बी कंसीडर। तो ये आपको पूरा आउटलुक मिल गया डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग भी। अब हमने सेक्शन 299, 300 और उनके पनिशमेंट्स को बहुत ही अच्छे से थरोली समझ लिया है। आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपने नोट्स अच्छे से बनाइए और मेंस के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, और इंटरव्यूज में भी अब आप क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सक्षम बन गए हो, क्योंकि अब आपको पता है कि डेथ पेनल्टी का इवोल्यूशन क्या स्टेज पर है इंडिया के अंदर। सो दिस इज मी सौरभ यति साइनिंग ऑफ।
और आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ और हम डील करेंगे जो है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी, उसे कंटिन्यू करेंगे और चैप्टराइजेशन में आपको समझाऊंगा पार्ट सी का पूरा. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर. बाय.